हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी का आज की कक्षा 8वीं की ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जो है कक्षा 8वीं की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, भूमि उपयोग। इसलिए ये चैप्टर जो हम लोग इसके पहले जो है हम लोगों ने इसका एक जो है वीडियो देख चुके, एक क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक देखा था कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा कि मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बताया था, अपने घर का उदाहरण बताए थे, आपको भूमि के उपयोग के बारे में बताया था, किस प्रकार से हम जो है भूमि का उपयोग जो है करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने भूमि के प्रकार में से अभी तक हम लोगों ने एक प्रकार पढ़ा है हम लोगों ने ग्रामीण भूमि का उपयोग। मतलब हम लोग ग्रामीण भूमि का उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है उसका जो है हम लोगों ने पढ़ा है। अभी उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा नगरीय भूमि का उपयोग, ठीक है। सेकंड जो हमारे भूमि के उपयोग में आ रहा है वो है हमारा नगरीय भूमि का उपयोग। तो जैसे नगरीय भूमि के उपयोग में इसका उपयोग जो है 20वीं शताब्दी में नगरीय आदिवासियों में वृद्धि हुई। जब 20वीं शताब्दी में जब नगरीय भूमि का उपयोग किस प्रकार से अधिक बढ़ने लगा, किस प्रकार से उसका विभाजन किया गया, इसमें हम देखेंगे। जब 20वीं शताब्दी में नगरीय आदिवासियों के मतलब नगरों में आदिवासियों के रहने में जो है वृद्धि होने लगी, तब जो है नगरीय भागों में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है। देखेंगे नगरीय भूमि का जो उपयोग होता है वो किस प्रकार से वो बढ़ा, किस प्रकार से नगरीय भूमि को जो है बांटा गया। जैसे कि जब नगरों में आदिवासी, जब नगरों में लोग आके रहते, जब नगरों में लोगों की जो है आबादी बढ़ती है, तब जो नगरों में जो भूमि होती है उस भूमि का उपयोग जो है जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से जो नगरों में के भागों में जो है विभिन्न कामों के लिए जो उपयोग में, कहीं इंडस्ट्री के लिए, कहीं रहने के लिए, निवास स्थान, जो भूमि का उपयोग नगरों के भूमि का उपयोग जिस काम के लिए लाया जाता है उसे हम कहते हैं नगरीय भूमि उपयोग, ठीक है। उसे हम कहते हैं भूमि का होते हैं, हम कहते हैं नगरों की भूमि के में उपयोग में लाया गया भूमि, ठीक है। इसीलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है, ठीक है। क्यों भूमि का करना आवश्यक है कि नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि असीमित है। हम सभी जानते हैं कि आज देखते हैं हम नगरों की जनसंख्या अधिक हो रही है, नगरों की में के भाग जो नगरीय भागों में जो जनसंख्या की तुलना मतलब जनसंख्या अधिक है नगरों भागों में, लेकिन उसकी जो भूमि है सीमित है। जनसंख्या बढ़ी लेकिन भूमि नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। इसीलिए जब नगरों की जो भूमि है जो है वो सीमित है, किसकी अपेक्षा जो है जनसंख्या की अपेक्षा में वो जो है सीमित है। उसके बाद इसलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरीय आदिवासों जहाँ पे बसते हैं लोग, आदिवासों में भूमि उपयोग का वर्गीकरण किन प्रकारों में, निम्न प्रकारों में कर सकते हैं। जो नगरीय भूमि का उपयोग जो है निम्न प्रकार से हम देखें किस प्रकार से जो है नगरीय भूमि का उपयोग किया गया। तो जैसे कि नगरीय भूमि का उपयोग किस प्रकार से, नगरीय भूमि का उपयोग जो है 20वीं शताब्दी में जब नगरीय आदिवासियों में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण नगरीय भागों में जो विभिन्न कामों में के लिए जो भूमि का उपयोग किया जाता है उसे नगरीय भूमि का उपयोग कहते हैं। और इन भूमि का उपयोग जो है अधिक से अधिक जो है उपयोग में करना आवश्यक है, ठीक है। और जब जनसंख्या नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में जो जनसंख्या अधिक है और जो है भूमि जो है सीमित है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा किस प्रकार से है, और उसी को ही हम देखने वाले आगे की नगरीय भूमि का जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, किन भागों में नगरीय भूमि को बांटा गया। तो पहला आता है व्यावसायिक क्षेत्र। आपको याद होगा पहले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल करके देखा था, मतलब एक खेल के रूप में, जैसे आपको कक्षा में खेल खेलना है और उसमें जो है बहुत सारे विभाजन किए गए भूमि को, बच्चे आएंगे और जो उसमें से एक कुर्सी उठाएंगे, जो जिस क्षेत्र में आएगा वो जाके उसके पीछे जाके खड़ा होगा। तो उसी प्रकार से
उसका चुनने का कारण होगा। ठीक है, उसका चुनने का क्या कारण, क्योंकि वो उसी व्यवसाय को जो उसने उसी भूमि को उसने चुनाव किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्यवसाय क्षेत्र जो है, शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु उपयोग में लाया जाता है। व्यवसाय के लिए जो है कुछ भाग जो शहर का उपयोग में लाया जाता है। इस भाग में जैसे दुकानें, बैंक, कार्यालयों का मुख्यतः समावेश होता है। मतलब ये जो व्यवसायिक क्षेत्र आता है, जहाँ पे हम लोग व्यापार वगैरह, दुकान वगैरह जो तब करते, व्यवसाय के लिए करते, रोजगार के लिए करते, और ऐसे क्षेत्रों को, तो यहाँ पे इन क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक, कार्यालय आदि का जो है इसमें समावेश होता है। केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र मतलब CBD की कल्पना का जन्म यहीं से हुआ। मतलब CBD केंद्रीय व्यवसाय का क्षेत्र कहाँ से हुआ, व्यवसायिक क्षेत्र के यहाँ से हुआ है। और उदाहरण के लिए मुंबई स्थित जो फोर्ट है अथवा BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसको बोला जाता है BKC मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है, उसका जन्म इसी प्रकार से हुआ है, जहाँ जब भी जो है कार्य व्यवसायिक क्षेत्र का जहाँ से निर्माण हुआ है। ओके, उसके बाद आता है हमारा आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र का मतलब ही हो गया कि मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं आवास। ठीक है, जिसमें जिस जमीन का उपयोग लोगों के रहने के लिए किया जाता है, इस क्षेत्र में मकान, इमारतों का समावेश होता है। आवासीय क्षेत्र का मतलब समझा, जहाँ पे हम रहने के लिए उपयोग करते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र का उपयोग जो हम लोग कहीं व्यापार वगैरह, अपना व्यवसाय, अपना रोजगार करने के लिए जो जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग व्यवसायिक क्षेत्र कहते हैं। और आवासीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, रहने के लिए जिस भूमि का उपयोग किया जाता है उसे व्यवसायिक क्षेत्र, उसे आवासीय क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे कि निवासियों की जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि उपयोग के इस प्रकार का विस्तार नगरीय भागों में अधिक होता है। मतलब क्या है, जो हम नगरीय भागों में जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि का उपयोग जो है आवासीय क्षेत्र के लिए अधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है आएंगे, जनसंख्या बड़ी है, सब आ रहे रहेंगे, तो रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो इसके लिए जो क्षेत्र होता है, नगरीय क्षेत्रों में जो भूमि होता है उसका उपयोग अधिक से अधिक विस्तार में जो है उधर पे नगरीय भागों में रहने के लिए जो है अधिक हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है यातायात क्षेत्र। यातायात में हमको सबको मालूम है यातायात क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे यातायात मतलब आने जाने की जो हम लोग जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग जो होता है उसे बोलते हैं यातायात क्षेत्र। तो जैसे शहरों में जो होता है, शहरों में लोगों और माल को लाने ले जाने के लिए यातायात जो है व्यवस्था महत्वपूर्ण। शहरों में जो लोगों और माल को, जैसे लोगों को भी अपने काम पे जाना है और कहीं जाना है तो क्या होगा, उनको जो यातायात के साधन चाहिए, और यातायात के साधन जो भी होंगे वो साधन कहाँ पे चलेंगे, जब उसका मार्ग रहेगा तभी, उसका क्षेत्र रहेगा तभी। ठीक है, उसके लिए भी तो हमें भूमि का उपयोग करना होगा। तो जो क्षेत्र, जिन भूमि का उपयोग यातायात के लिए किया जाता है उसको जो हम लोग यातायात क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, वो भूमि का उपयोग यातायात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, उस जगह का। तो जैसे कि हमको आना जाना है, माल है हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमें जो है यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था के व्यावसायिकता संचालन हेतु शहर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। मतलब ये सारी व्यवस्था में जो होता है, व्यवस्था के जो व्यवस्थित हो संचालन के लिए, मतलब व्यवस्थित संचालन सुचारू रूप से वो चल सके, व्यवस्थित रूप से वो चल सके करने के लिए शहरों में जो इसके लिए विविध प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक बस सेवा। ठीक है, क्योंकि यह संचालन रुकना नहीं, चाहे माल का हुआ या लोगों का जो है यातायात करना, दोनों जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए, अच्छी तरीके से चलना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, जिसके लिए शहरों में जो अलग अलग सुविधाएं की गई है और उसके लिए जो है भूमि का उपयोग किया गया है। जैसे कि आपको दिखा सार्वजनिक बस सेवा, रेल, मेट्रो, मोनोरेल, यात्री करे इत्यादि। ठीक है, ये जो है, साथ ही निजी वाहनों की जनसंख्या भी अधिक होती है। लोग आज हम देखते हैं कि निजी वाहनों की जो जनसंख्या है वो अधिक से अधिक है। क्यों? जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है लोग ये सोचते हैं अपना निजी वाहन रहेगा तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन ये गलत सोच हमारी थोड़ी है। क्यों? क्योंकि सबके पास अगर निजी वाहन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सड़क पे तो ट्रैफिक ऑलरेडी लगेगी,
मार्ग तो वो ही रहेगा ना, चाहे निजी वाहन का उपयोग करें या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, लेकिन सबके लिए मार्ग वही रहेगा, क्षेत्र वही रहेगा, ना कि उनके लिए कोई अलग से क्षेत्र रहेगा। तो जिसके कारण जो है हमारे आज के ज़माने में प्रदूषण भी उसी के कारण बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारे यातायात क्षेत्र के जो साधन हो गए, क्षेत्र, इन सब के लिए जो सड़कें, मतलब ये सारे जो वाहन हैं, चाहे निजी वाहन हुए या सार्वजनिक वाहन हुए, उन सब के लिए सड़कें, रेलवे लाइनें, बस स्थानकों, मतलब बस स्टैंड जहाँ पे होता है वहाँ पे पेट्रोल पंप की भी सेवा करनी पड़ती है। वाहन तलों, ठीक है, वाहन तलों मीन्स होता है जहाँ पे पार्किंग वगैरह करते वो, ठीक है। मरम्मत केंद्र मतलब मैकेनिक, जहाँ पे ये होता है अपना गैरेज होता है, वहाँ पे उसको गैरेज बोलते हैं, मरम्मत के केंद्र बोलो या गैरेज बोलो, ठीक है। इंग्लिश में गैरेज बोलते हैं और हिंदी में मरम्मत केंद्र बोलते हैं, ठीक है। वाहन तलो मतलब होता है जहाँ पे हम पार्किंग वगैरह करते वो, ठीक है, की व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्थाएं यातायात क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये सारे जो क्षेत्र आते हैं, चाहे वाहन तल हुए या मोटर या बोल सकते हैं गैरेज हुआ या बस स्टैंड हुआ या पेट्रोल पंप हुआ, रेलवे लाइन हुआ, और सड़क पे चलने वाले वाहन के लिए जिनके लिए जो व्यवस्था की जाती, ये सारे जो क्षेत्र है जिनकी व्यवस्था की जाती है, ये सारे जो व्यवस्था होती है, ये जो किसके अंतर्गत, यातायात के अंतर्गत जो है भूमि के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये नगरीय भूमि के प्रकार है और नगरीय भूमि में जो है ये जो आते हैं यातायात क्षेत्र के अंतर्गत इन भूमि का उपयोग आता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है वो है हमारा सार्वजनिक सुविधा केंद्र। अभी सार्वजनिक सुविधा केंद्र, इसके अंदर क्या है, सार्वजनिक का मतलब सभी को पता, सार्वजनिक का मतलब सबके लिए जिन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, मतलब वो सुविधा जो है सभी के लिए होगा, ना कि एक के लिए होगा, ठीक है। तो उसे सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र कहा जाता है। सार्वजनिक सुविधा बोलते हैं, क्षेत्र मतलब जिसके अंतर्गत वो आता है। जैसे कि जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। कुछ जो जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं, मतलब जनसंख्या के जो और भी आवश्यकताएं हैं और लोगों की जो और आवश्यकताएं, उनकी सुविधाएं, यानी उसके लिए जो होता है स्थानिक स्वशासन या राज्य सरकार या फिर कहा जा सके केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है ये सारी सुविधाएं। ओके, उदाहरण के लिए अस्पताल हुआ, डाक सेवा हुआ, पुलिस चौकी हुई, पुलिस मैदान हुआ, ठीक है, विद्यालय हुआ, महाविद्यालय हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, इत्यादि सुविधाएं इन क्षेत्रों के अंतर, ये सारी सुविधाएं जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है सभी के लिए ये जो है सुविधाएं आती है। ओके, तो ये जो सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि ये सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो स्वशासन क्षेत्र के द्वारा ये जो है उनके द्वारा दी जाती है, इसके लिए जो ये आएगा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र निम्नलिखित दिए गए क्षेत्रों को उनकी कैटेगरी के अनुसार जो है उनकी तालिका के अनुसार जो उनको उनकी तालिका में भरो भी पूछा जा सकता है या उनकी तालिका में बिठाओ। तो आपको जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे हम लोगों ने पहले करके देखा इसके पहले, उसी प्रकार से आपको आएगा। तो आपको ये करना रहेगा, जो ये सारी जो आएंगी वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर बैंक हुआ और जो है हमारा कार्यालय हुआ, दुकान हुआ, ये सब व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर। व्यावसायिक क्षेत्र में जहाँ निवास स्थान का उपयोग है, और यातायात क्षेत्र के अंतर जो होता है वो क्या आएगा, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप और रेलवे लाइन, मरम्मत केंद्र, ये सारे जो हमारे यातायात क्षेत्र के अंतर्गत जो है इन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, देखो होता है क्या, अपने परिषद का, ठीक है, नक्शा लो और विभिन्न रंगों का उपयोग कर अपने परिषद का भूमि उपयोग उस पर दिखाओ, योग्य पद्धति से सूची भी दो। सूची बनाना है, मतलब आपको सूची बनाने के लिए आती है कि कौन सी सुविधा, जैसे कि आपको बताया गया निम्नलिखित, मैंने आपको जैसे अभी बताया निम्नलिखित
सुविधाओं या क्षेत्रों को, नगरीय भूमि के क्षेत्रों को या ग्रामीण भूमि के क्षेत्रों को सूची तैयार करो। ठीक है, आपको सूची तैयार करना रहेगा, या सूची के अंदर जो है योग्य सुविधाओं को या योग्य क्षेत्रों को योग्य सूची के अंतर्गत जो है भरो। तो आपको इस प्रकार से करना रहेगा। ओके, अभी देखेंगे इसके अंतर्गत और भी क्षेत्र आते हैं नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत, जैसे मनोरंजन के क्षेत्र। मनोरंजन मतलब जहाँ पे हम जाते हैं मनोरंजन करते हैं, उसे कहते हैं मनोरंजन क्षेत्र। जहाँ पे हम खेल कूद या सिनेमा वगैरह हो गया तो मनोरंजन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, जैसे कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किया गया जाता है। ऐसे भागों का उपयोग मुख्यतः मैदान, उद्योग, जल तरण तलों मतलब का मतलब है तैरने के लिए, ठीक है, स्विमिंग पूल जिसे बोलते हैं वो, नाटक घरों इत्यादि के लिए किया जाता है। मतलब मनोरंजन क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये सारी सुविधाएं आती, जहाँ पे लोगों के जो शहर में रहते हैं लोग, उनके मनोरंजन के लिए जो है ये सारे जो क्षेत्रों की सुविधा होती है, इन सारे क्षेत्रों के लिए जो भूमि का उपयोग किया जाता है वो जो हमारे कौन से मनोरंजन क्षेत्र के उपयोग के मतलब नगरीय भूमि के अंदर जो है मनोरंजन क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा मिश्र भूमि उपयोग। ठीक है, तो कुछ भूमि उपयोग जो भागों में उपरोक्त सभी प्रकारों के भूमि उपयोग एकत्र दिखाई देते, ऐसे भूमि पर मिश्र भूमि का उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग उदाहरण के लिए निवासी क्षेत्र एवं मनोरंजन क्षेत्र। मतलब मिश्र भूमि का उपयोग क्या मतलब क्या है इसका सही अर्थों में कहे जाए, जहाँ जिस भूमि का उपयोग जो है 2 चीज़ों के लिए किया या 3 चीज़ों के लिए उपयोग में किया जाता है। ओके, जैसे कि आप बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, बिल्डिंग वगैरह में रहने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, और साथ साथ में वहाँ की भूमि का उपयोग जो है, कुछ भूमि का उपयोग वहाँ पे पार्क बना देते हैं। ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए या मनोरंजन करने के लिए भी पार्क बना देते, तो उस भूमि के उपयोग 2 प्रकार से हो गए, एक तो मनोरंजन के लिए भी होगा और एक निवास के लिए भी होगा। तो इस प्रकार के भूमि का उपयोग करते हैं, तो उसे मिश्र भूमि उपयोग करते हैं। ओके, आया समझ में? इस प्रकार से हो गया हमारा मिश्र भूमि का उपयोग। ठीक है, मानचित्र में ऐसे भाग दिखाते समय विभिन्न रंगों का उपयोग होता है। निवासी लाल, व्यावसायिक नीला, ठीक है, निवास को लाल से दिखाते, व्यवसायिक को नीला से दिखाते हैं, कृषि पीला और हरा जो है वन क्षेत्र से दिखाते। ये सारे जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इन सभी का उपयोग हम लोग इस प्रकार से करते। अगर हमको मानचित्र में इसे दिखाना होगा तो इन सभी भूमि को जो हम लोग कलर में दर्शाते हैं या फिर छाया चित्रों के द्वारा भी दर्शाते हैं, मतलब अलग अलग जो डिज़ाइन बना के दिखाते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊँगी जब मैं उसकी एक अलग से मुझे एक आपको जब भी एक क्लास में जो है आपको मानचित्र का वाचन और मानचित्र मैप किस प्रकार से मानचित्र भरते हैं उसका भी जो आपको दिखाने का और एक ग्राफ भी दिखाना है किस प्रकार से करना है, वो भी आपको जब बताएंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। संक्रमण क्षेत्र एवं जो है उपनगर। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये जो नगर होता है, ये जो नगर जो है संक्रमण जो कहा गया है क्षेत्र, या इसे संक्रमण को ग्रामीण नगरीय भी कहा जाए। संक्रमण को भी हम लोग ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है हम लोग चाहे संक्रमण कहें या जो कह सकते हैं इसे हम ग्रामीण भी कह सकते। तो जहाँ पे नगरीय आदिवास अथवा ग्रामीण आदिवास के बीच के क्षेत्रों को, मतलब ये जो होता है ना, ये जो संक्रमण क्षेत्र जो होता है, ये जो होता है नगरीय आदिवास और ग्रामीण आदिवास के बीच के क्षेत्रों को संक्रमण जो क्षेत्र कहें या तो ग्रामीण नगरीय जो है उपांत कहते हैं। उपांत भी कहते हैं संक्रमण को, मतलब ये नगरों और ग्राम्य और नगरीय क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं संक्रमण प्रदेश, अथवा कहते हैं ग्रामीण और नगरीय उपांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आया समझ में कि संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण का मतलब नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बीच में जिस भाग आता है, जो भाग आता है उसे जो हम क्या कहते हैं, ग्रामीण नगरीय उपांत भी कहते थे या संक्रमण प्रदेश भी कह सकते हैं। इसलिए इस प्रदेश का भूमि उपयोग
सम्मिश्र स्वरूप का होता है। सम्मिश्र मतलब मिश्र का होता है। साथ ही यहाँ का सांस्कृतिक जीवन भी मिश्र स्वरूप का होता है। सांस्कृतिक जीवन मतलब वहाँ का जो सांस्कृतिक जीवन होता है थोड़ा ग्रामीण होता है और थोड़ा नगरीय, दोनों का मिक्स मैच करके इस जो भूमि पर का जो क्षेत्र होता है वहाँ का स्वरूप जो है इस प्रकार दोनों मिक्स मैच रहता है। यहाँ का जो जीवन जहाँ पे इस जो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आता होगा, जो संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसका जो जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, मिस मैच होगा। नगरीय और ग्रामीण दोनों से मैच खाता हुआ, दोनों के ही मतलब इसमें संस्कृति का, जीवन की जो संस्कृति यहाँ पे मिश्र स्वरूप में का होता, मतलब मिश्र स्वरूप में पाई जाती। यहाँ के भूमि उपयोग में ग्रामीण और नगरीय भूमि उपयोग का मिश्रण दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ की भूमि का उपयोग जो है ग्रामीण और नगरीय दोनों भूमि के मिश्रण का उपयोग दिखाई देता है। मतलब दोनों ही प्रकार की जो भूमि होती है उन दोनों में जो होता है मिक्सचर होता है। समय के साथ इन भागों का नगरीकरण हो जाता है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय के अनुसार जो इन दोनों में जो है बदलाव भी आ जाता है। और मुख्य शहर के पास जो है उपनगरों का निर्माण, जो मुख्य शहर जहाँ पे शहर होता होगा, छोटा सा या जो मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो मुख्य शहर होगा, वहीं पे जो उसके नगरों का जो है निर्माण हो जाता है। ठीक है, उदाहरणतः इसके लिए जैसे बांद्रा हुआ, भांडुप इत्यादि मुंबई के उपनगर, ये जो है उपनगर है। बांद्रा और मुंबई, जो भांडुप और बांद्रा बताइए उपनगर है। मतलब ये जो है ये दोनों शहर, गांव और शहर दोनों के बीच में आने के कारण फिर वहाँ पे जो है वहाँ का जो उपनगर बन गया है, ये जो है शहर में उपनगर के रूप में निर्माण हो गया है। क्योंकि ये जो है जिस जगह पे, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते, वहाँ का जो ये जो है मुख्य शहर था, इसके कारण जो इनका जो है उपनगरों के रूप में जो इसका निर्माण हो गया है। ओके, मतलब इन शहरों का जो है वहाँ के जो क्षेत्र होंगे वो ना तो शहर और ये दोनों ग्रामीण दोनों के बीच का भाग आ रहा है, इसी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा आता है योजनाबद्ध शहर। योजनाबद्ध शहर का मीनिंग क्या होता है? योजनाबद्ध का मतलब होता है जिसको योजना के अनुसार कुछ जो है प्लानिंग करके जिन शहरों का निर्माण किया जाता है उसे बोलते हैं योजनाबद्ध शहर। ओके, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारी मुंबई जो है वो पहले मुंबई शहर नहीं थी, मुंबई नगर नहीं था, वो पहले मछुआरों की जगह थी। उसके बाद जो है यहाँ पे जब मिलों की स्थापना हुई, उसके बाद जो है इस शहर का जो है निर्माण किया गया, मतलब योजना के अनुसार इस शहर का उपयोग किया गया औद्योगिक क्रांति के कारण। ओके, उसी प्रकार जो है औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व में बड़े पैमाने पर नगरीकरण की शुरुआत। जब औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ तभी जो है पूरे विश्व में जो है नगरीकरण की जो है शुरुआत, नगरों का जो है नगरों में जो है परिवर्तन होने के लिए इसकी शुरुआत की। नगरीकरण की यह प्रक्रिया योजनाबद्ध नहीं थी और इसलिए शहरों का अनियंत्रित विकास होने लगा। अनियंत्रित मतलब कुछ नियंत्रण नहीं था, अंधाधुंध शहरों का निर्माण होने लगा। जब इसमें योजनाबद्ध नहीं था, मतलब कोई योजना से जो शहरों का नगरीकरण होने लगा, जो नगरीकरण होने लगा उसका जो है कोई योजना से किसी भी नगर का जो है निर्माण नहीं हुआ, तो शहरों का जो है अनियंत्रण जो है विकास होने लगा और रोजगार के अवसर के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण होने लगा। स्थानांतरण का मतलब क्या है? यहाँ पे स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, रहने के लिए या किसी कार्य के रूप में, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, लोग जो है क्या हुआ, जब शहरों का अनियंत्रित विकास होने लगा, मतलब नगरीकरण की जब प्रक्रिया योजनाबद्ध नहीं थी, जब नगरीकरण की जो प्रक्रिया योजना के अनुसार नहीं की जा रही थी, तब उस समय जो है और जो है शहरों का अनियंत्रण विकास होने लगा, तब लोग क्या करें, रोजगार के अवसर के कारण रोजगार के लिए जो है क्या करने लगे, लोग जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाने लगे, स्थानांतरण होने लगे, जहां उनको रोजगार मिल सके, जहां वो बड़े पैमाने पर अपनी काम कर सके,
पैसे कमा सके वहाँ पे जाने लगे। और शहरों में स्थान की उपलब्धता का प्रश्न जो है सदैव ही गंभीर होता है। और शहर, जहाँ पे शहर होते हैं वहाँ पे स्थान की उपलब्धता, मतलब उपलब्धता में उपलब्ध होना, स्थान जो है नहीं हो सकता, ये जो प्रश्न बहुत ही गंभीर होता है वहाँ पे, कि वहाँ पे स्थान जो है कम होता है। और नगरीय भूमि उपयोग में बड़े पैमाने पर विविधता दिखाई देती है। हम देखेंगे कि नगरों की जो भूमि होती है, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि नगरीय भूमि का जो है उपयोग में जो उपयोग होती है उसकी विभिन्न प्रकार है, हम लोगों ने अभी देखा। उसमें जो विविधता पाई जाती है, सभी भूमि का उपयोग एक जैसा नहीं है, सभी भूमि का उपयोग में जो विविधता पाई जाती है। भूमि सीमित होती है नगरों में, ये हमें मालूम है। और भूमि उपयोग और भूमि उपयोग में भी विविधता होती है। जैसे भूमि का उपयोग में भी विविधता पाई जाती है और भूमि जो वहाँ पे सीमित होती है। और साथ ही शहर बढ़ता रहता है, मतलब शहर जो है बड़ा होता रहता है लेकिन भूमि जो है सीमित होती है। और ऐसे में भविष्य का विचार करते हुए शहरों को योजना पद्धति से निर्माण करने का विचार शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि भूमि का योजनाबद्ध शहर का निर्माण करने की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? इसका एक ही कारण था, क्योंकि जब शहरों में भविष्य का विचार करने के कारण कि भविष्य में आने वाली किस प्रकार से हमारा भविष्य होने वाला है, इसके कारण शहरों का जो योजनाबद्ध पद्धति, शहरों का जो उपयोग जो होता है, शहरों का जो निर्माण होने लगा, यो योजना के अनुसार किया जाने लगा। उसका जो है पहले से प्लानिंग की जाने लगी कि किस प्रकार से हमें जो है शहरी भूमि का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं योजनाबद्ध शहर का निर्माण करना। ओके, उसके बाद नगरों के बसने के पहले ही नगर का बसने से पहले उसमें जो है भूमि उपयोग कैसी होगा, इसका नियोजित मानचित्र तैयार कर ले। मानचित्र तैयार करना होता है पहले से ही, कि जब हमें जो भी अगर शहर हमें बसाना है या शहरों का निर्माण करना है अगर किसी भूमि पर, तो उसमें पहले से ही प्लानिंग हो जाती है कि कौन सी भूमि पर उस भूमि का उपयोग हमें किस लिए करना, उसका नियोजन किस प्रकार से करना है, उस भूमि में कहाँ कहाँ क्या होगा, इसका जो निर्माण करने से पहले जो है उसका नियोजन, मतलब एक मानचित्र बनाए। जैसे हम लोग घर बनाने से पहले अपने जो घर का एक नक्शा तैयार करते कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ बनाना है, उसी प्रकार से नगरों को बनाने के लिए या नगरों का निर्माण करने के लिए जो है उसका जो है मानचित्र तैयार किया जाता है। और उसके अनुसार जो है शहरों का विकास किया जाता है, मतलब उसके अनुसार उस शहर जो होता है उसका विकास किया जाता है, उसका डेवलप किया जाता है। जैसे सिंगापुर, सियोल दक्षिण कोरिया जिसे कहते हैं, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, वाशिंगटन सीडी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ीलिया या ब्राज़ील का है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर भारत में है, इत्यादि जो है योजनाबद्ध, ये सारे जो है हमारे योजनाबद्ध जो है शहर के अंतर्गत आते। इनका जो शहरीकरण किया गया, पूरी प्लानिंग से किया गया, ये जो योजना से जो है इन शहरों का जो है निर्माण किया गया है। क्योंकि अगर योजना से शहरों का निर्माण नहीं किया जाता तो शायद इस शहर का जो है स्ट्रक्चर आज कुछ और होता। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा जिनका उपयोग जो हम लोग पहले जब नगरों का जो है योजनाबद्ध नगरीकरण का जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ था, तो उसकी स्थिति क्या थी, जब योजनाबद्ध तरीके से किया गया तो उसका स्वरूप जो है एकदम भिन्न है। ओके, तो आज जो हम लोगों ने देखा कि नगरीय भूमि का उपयोग किस प्रकार से, नगरीय भूमि का जो हम लोगों ने प्रकार देखे, और हम लोगों ने देखा संक्रमण क्षेत्र किसे कहते हैं और जो योजनाबद्ध शहर किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और योजनाबद्ध शहर के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं ये हम लोगों ने देखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग एक डायग्राम तैयार करेंगे, उस डायग्राम को दिखाएंगे आपको कि भूमि का दर्शाने वाले वृत्तालेख हम लोग देखने वाले, भूमि दर्शाने वाले वृत्तालेख का जो हम लोग प्रैक्टिकल रूप में करके देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए मिलते हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड बाय, आप सभी का धन्यवाद।